ऑलवेज अ फ्री बर्ड। क्या बात है मैडम, टैटू तो काफी अच्छा बना है, पर अब तुम फ्री बर्ड कहाँ, तुम तो मुझसे बंध चुकी हो। मुझे कोई नहीं बांध सकता, मरते दम तक मैं फ्री बर्ड ही रहूंगी। प्रीति बेटा। हाँ हाँ पापा। ये देख, ये शादी के कार्ड्स के डिजाइन के प्रिंट आउट्स हैं। अरे वो अक्षय वीडियो कॉल पे। जय श्री कृष्ण अक्षय बेटा, घरे बता केम छे? घरे બધા જ મજામાં, તમે કેમ છો? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ और ये प्रीति शॉपिंग में। अरे पापा, एक अच्छी बात याद दिलाई, मुझे ना ज्वेलर के पास जाना है, एक बाजूबंद ठीक करवाने देना है। चल अक्षय बाय, मेरे को रेडी होना है ना। बाय बाय पापा। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बेटा, तारी माँ तो नहीं, पर मेरा तो फर्ज बनता है तुझे पूछने का, तू खुश तो छे ना? शू पापा, आप भी ना हिंदी फिल्मों के टिपिकल पापा वाला सवाल पूछ रहे हो, फिर भी आपकी तसल्ली के ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। चल अब जल्दी से तैयार हो जा और कर ले जी भर के शॉपिंग। अरे लल्ला के गाल देखो, मलाई है मलाई, लल्ला का बाप करे दुगनी कमाई, नोटों वाला बंडल निकाल, जुग जुग जिए तेरा लाल, नोटों वाला बंडल निकाल, जुग जुग जिए तेरा लाल। बड़ा मजा आया ना। हाँ। अच्छे किया। हाँ। बड़ा खूबसूरत था। ए लक्ष्मी, ये ले, सब मैं बांट दो। हाँ, मैं अपना ले चुकी हूँ, अभी चलती है मैं। ए पद्मा, संभल के जाना। हाँ, जमाना बड़ा खराब है। चलो रे चलो। देव, बड़ी तैयारी થઈ गई? पप्पा सामान तो सारा आ गया, कुछ यहाँ रखा है, बाकी बाहर टेम्पो से उतर रहा है। अपन छुटपुट चीजों का खर्चा ही 22 लाख हो चुका है। बेटा, लगन में तो खर्चो थाय ज, ठीक छे। क्यों ठीक छे पापा, इनमें से कोई भी सामान प्रीति अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर नहीं जाने वाली, फिर हम क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? पापा हमें ना थोड़ा संभल के खर्चा करना चाहिए। देखिए अभी भी इनमें से 4-5 लाख बच सकता है, आप कहते हैं तो मैं खर्चा कम कर देता हूँ। पापा अपना डेबिट कार्ड दो ना, वो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स खत्म हो गई है, अगर ज्वेलर के पास मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं खरीद लूंगी। करो खर्चा, दुल्हन को कौन मना कर सकता है। देव भाई, मैंने पप्पा का डेबिट कार्ड मांगा है, आपका नहीं। प्रीति एक ही बात है, पप्पा का पैसा मेरा भी पैसा है, मेरा भी तो है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सारा पैसा उड़ा दो, अपने पास तो कुछ रखो मत। मैंने नहीं। तुम लोग क्यों इतना झगड़ रहे हो? ले बेटा कार्ड, पिन तो याद है ना? हाँ पापा। अभी तुझे कितनी बार समझाया पानी मत फेंका कर। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। ए, अंदर कहाँ घुस रही हो? जगदीप भाई देखो ना, अभी ने मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो बाहर, चलो बाहर। पर छोटी सी बात पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ड्री का बिल भेज देना, पैसे दे देंगे तुम्हारे। जगदीप भाई कैसी बात कर रहे हो आप? उसकी इस हरकत पे शर्मिंदा होने की वजह आप मुझे तेवर दिखा रहे हो। थोड़ा मैनर सिखाओ इसे। तू इधर आ। तमीज का लेक्चर है ना, अपने घर वालों को सुनाना। बदतमीज और बी ग्रेड टाइप के लोग तुम्हारे घर पर पड़े हुए हैं। देखो जगदीप बेटा, मुझे मत सिखाओ। अरे सुनो तू तो बीच में बोली मत, वरना। बहुत अच्छे संस्कार सिखा रहे हो आप अपने बेटे को। पड़ोसियों को तंग करना, बुजुर्गों से तमीज से पेश ना आना, अपनी बीवी पर चिल्लाना। पता नहीं ये सब देखकर तो क्या ही बनेगा आपका बेटा। ए प्रीति, तू निकल इधर से। एक शब्द भी अगर मुंह से निकाला तो भूल जाऊंगा कि तू लड़की है करके। जगदीप भाई, मेरी बहन से अच्छे से बात करो तुम। तू तो साले बीच में बोली मत, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। पापा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ऊपर ठीक हो। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अब अगर तुम लोगों की
की वजह से हमें इतनी सी भी तकलीफ हुई ना तो तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। समझ में आई? हाथ नहीं लगाने का मेरे को। तो लात लगाऊं? सर, पीठ पे गोली मारी गई है। विक्टिम का नाम प्रीति कोठारी। इसका घर यहीं थोड़ी दूरी पे है। इसके एक पड़ोसी ने इसके बॉडी को पहचाना। किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है। किसी ने गोली चलाने वाले को देखा? नहीं सर, लेकिन ये पता चला कि इसकी शादी 15 दिनों में होने वाली थी। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर। और आसपास जहाँ जहाँ सीसीटीवी है पिछले 2 घंटे की पूरी फुटेज चेक करो। सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शेष जी, संभालिए अपने आप को। किसी के साथ कोई झगड़ा, दुश्मनी आप लोगों की या प्रीति की? जी सर, जब प्रीति यहाँ से ज्वेलरी शॉप जाने के लिए निकल रही थी, जगदीप से उसका झगड़ा हुआ था। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अब अगर तुम लोगों की वजह से हमें इतनी सी भी तकलीफ हुई ना तो तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। जगदीप कहाँ रहता है जगदीप? सर प्रीति से मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ नया नहीं बोल रहा है तो? हर मुजरिम शुरू के कुछ मिनटों तक यही बोलता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, पर यकीन मान मेरा, उसका ये झूठ कुछ मिनटों का ही होता है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैंने ये तो माना कि उसके परिवार के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन जिस समय ये घटना घटी मैं ऑफिस में था सर। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हो। प्रीति के परिवार से किस बात को लेकर दुश्मनी थी तेरी? सर प्रीति के पापा जयेश कोठारी और हम एक ही गांव से हैं, पटीदार है वो हमारे। सर सालों से दुश्मनी चल रही है, यूँ समझ लीजिए कि विरासत में मिली है। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रीति का मर्डर करके मैं अपनी जिंदगी खुद खराब करूंगा। झूठ मत बोल, सीधा लाइन पे आ। बोल। सर मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रूबी, ओ भूमि, इधर को आ। अरे तूने पद्मा को देखा के? पद्मा, और उसका पूरा मुंह सूज गया। सर, बुलेट के फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हुआ है कि प्रीति के पीठ पे गोली चलाई गई थी। 0.9 mm कैलिबर की बुलेट, और बुलेट मैक्सिमम 10 मीटर के डिस्टेंस से चलाई गई थी। क्राइम सीन के आसपास हमने अच्छे से सर्च किया, लेकिन हमें बुलेट का कार्ट्रिज नहीं मिला। कातिल काफी माहिर लगता है। खुलेआम लड़की पे गोली चलाई और भागने से पहले कार्ट्रिज उठाना नहीं भूला। हो सकता है किसी पेशेवर का काम हो। प्रीति को मारने के लिए सुपारी दी गई हो। मेहता, सभी हिस्ट्री शीटर्स को ग्रिल करो। शुरुआत उनसे करो जो अभी 1-2 महीना पहले बेल पे छूटे। सर, और इस जगदीप कोठारी को भी खंगालो। तो वैसे इस प्रीति की शादी 15 दिनों में होने वाली थी। हो सकता है किसी दिल जले आशिक का काम, कोई अफेयर, कोई ब्रेकअप। बात अगर अफेयर और ब्रेकअप की है तो प्रीति के फादर और भाई से ज्यादा प्रीति के दोस्त जानते होंगे। प्रीति के दोस्तों को भी टटोलो। सर, सर मैं प्रीति को 2 साल से जानती थी और हमने एक साथ ही ये कंपनी ज्वाइन की थी। और जहाँ तक मुझे पता है, अक्षय से सगाई के बाद वो काफ़ी खुश थी सर। शी वॉज वेरी हैप्पी। इन 2 सालों में प्रीति की जिंदगी में कोई और लड़का आया था? नहीं सर, प्रीति काफ़ी क्लियर थी। वो लव मैरिज, लव एट फर्स्ट साइट, इसमें बिलीव नहीं करती थी। लेकिन हाँ सर, कुछ महीने पहले मुझे उसने एक बात बताई थी। प्रीति, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मनीष, बोलना।
वो मैं कह रहा था कि हम डिनर के लिए बाहर चले। जा सकते हैं, बस मेरा काम थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। एक काम कर, तू वरुण, ऋषभ और रचना से भी पूछ लेना तब तक। मेरा मतलब था कि सिर्फ हम दोनों। प्रीति ने मनीष को ना कह दिया था सर, और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। कि मनीष अब कहाँ है? वो अपनी क्लाइंट विजिट के लिए बैंगलोर गया है सर। उसका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? यस सर, मैं अभी लाती हूँ। मनीष अग्रवाल, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड से कोई लिंक मिला? नहीं सर, इनफैक्ट उन दोनों के बीच बहुत कम कॉल्स हुए हैं और कभी 3-4 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई। प्रीति की सबसे ज़्यादा बातें अपने मंगेतर अक्षय और सहेली रचना से होती थी। इन दोनों की भी डिटेल्स निकालो। सर। ओए, उठ जा, चल तेरे लिए चाय नाश्ता रेडी है। कितनी देर सोएगा रे? चल जा, जल्दी तैयार हो जा। आज ना मैं तेरा मन पसंद ढोकला बनाया है, पेट भर के खाएगा। और देखना तू। अरे नितेश कहाँ जा रहा है? आता हूं। अरे लेकिन नाश्ता तो कर जा, सुन ना। उसके लिए इतना प्यार से नाश्ता बनाई, लेकिन उसको कुछ खा। तू यहाँ क्या कर रही है? किधर है तेरा लौंडा नितेश? निकाल बाहर उसको। हाँ, मुझको मार के अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। हाँ, बाहर निकाल उसको, छोड़ेगी नहीं मैं उसको। और उसके साथ साथ क्या कर रही है तू? देख पद्मा, ये सब नौटंकी ना यहाँ मत कर। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ना, जा अभी। नहीं जाएगी मैं। अरे भाई लोगों, इसके बेटे ने मेरा पैसा लूटा। हाँ, मारा मुझको। जाएगी ना मैं, इधर ही बैठेगी मैं धरने पे, इधर ही। अरे नन्ही देवी, हाय हाय, निकाल मेरा पैसा। हाय हाय, इसका बेटा, हाय हाय, निकाल मेरा पैसा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू जा ना अभी। मैं किधर भी नहीं जाएगी, मैं इधर ही धरने पे बैठ गया। तू क्या कर रही है? क्यों तमाशा कर रही है? जा ना अभी। हाँ हेलो। आधा काम हो गया, आधा बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगा। जो भी करना जल्दी करो, ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते हम। फिक्र मत करो, इतना सब कुछ कर चुका हूँ, उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। अब हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं। हाँ आ रहा हूँ। पैसे मिल गए ना? हाँ 1,20,000 मिल गए। और एक बार सर, चेहरे को बहुत ही बुरी तरह कुचला गया है उस पत्थर से। इसका ड्राइविंग लाइसेंस से इसकी पहचान हुई। इसका नाम अनिल चुदासमा है, उनकी पत्नी मीता चुदासमा। 1,20,000। जी, बीसी का पैसा लेकर आ रहे थे। मेरे भाई को पैसे की बहुत जरूरत थी। और इनके हाथ में एक सोने की ब्रेसलेट भी थी जो अब गायब है। इनकी दुश्मनी थी किसी के साथ? मुझे कुछ नहीं मालूम सर।
1,20,000 और एक सोने के ब्रेसलेट के लिए कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? और अगर इसका चेहरा इसलिए कुचला गया है ताकि इसकी पहचान ना हो सके, तो फिर कातिल इसकी आईडी छोड़ के क्यों गया होगा? सर एक बात और, ये 1,20,000 लेके जा रहा था, इसकी बीवी के अलावा सिर्फ इसके बीसी के मेंबर्स जानते थे। बीसी कौन चला रहा था? प्रफुल्ल पारेख। प्रफुल्ल पारेख को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तो प्रीति कोठारी केस की क्या रिपोर्ट है? सर पिछले 2 महीनों में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स बेल पे बाहर निकले उन्हें हमने कंगाला, लेकिन भनक तक नहीं लगी कि ये कांड किसने किया है। हो सकता है कातिल गुजरात के बाहर से बुलाया गया है। मेहता, प्रीति के केस की डिटेल्स महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस के साथ शेयर करो। अनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। तो ये रहे बीसी के सारे मेंबर्स के नाम और नंबर्स। अनिल की इनमें से किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी का तो पता नहीं, पर अनिल भाई की सोच एकदम अलग थी। मेरा मानना यह है कि व्यापार हमेशा प्यार से होना चाहिए। पर अनिल भाई साहब, अभी आपने कहा कि अनिल की सोच बिल्कुल अलग थी। ये अलग से क्या मतलब है आपका? एक्सप्लेन करेंगे? क्या बताऊं साहब, ऐसे मरने वाले की बुराई तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो पैसे को ना जान से ज्यादा मानते थे, और एंड में क्या हुआ, जान भी गई और पैसा भी, वो भी इतनी बेरहमी से। सर एक मिनट सर, मर्डर वाले दिन 13 सितंबर को ज्वेलरी शॉप से लेकर प्रीति के घर तक के सारे सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए सर। उसमें एक जगह मनीष प्रीति के साथ कैप्चर हुआ है। लगता है मिलना पड़ेगा इस मनीष अग्रवाल से। हाँ सर, मैं प्रीति से मिला था और मैंने उसे बोला था कि क्या वो मेरे साथ कॉफी पीने चलेगी। काश उस दिन उसने मेरी बात मान ली होती। तो आज वो जिंदा होती। अगर उस दिन उसने तुम्हारी बात मान ली होती, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज वो जिंदा होती। राइट? सर हम लोग मिलेनियल्स हैं, प्रपोजल रिजेक्ट होने की बात को ईगो इशू नहीं बनाते हैं। सर प्रीति मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन सर उसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया था कि वो मुझे मना क्यों कर रही है। देख मनीष, मैं ना तेरी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, पर मैं ये लव मैरिज, प्यार व्यार, सोलमेट्स, इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं तुझे पसंद ज़रूर करती हूँ, पर एज ए फ्रेंड, नथिंग एल्स। और शादी तो मैं अपनी फैमिली की मर्जी से ही करना चाहती हूँ। और सर जब प्रीति की सगाई अक्षय के साथ हुई थी तब भी मैं बहुत खुश था, मैं दिल से खुश था सर। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि उसने मुझे छोड़कर अक्षय को चुना है। मैं तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में हम कुछ मिस कर रहे हैं। इस केस की नस हमारे हाथ नहीं आ रही है। आई एम श्योर कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। जितेश, अंदर राजा कोई ऐसी हालत में देख लेगा ना और 4 बातें करेगा। क्या है ये? कहाँ था तू? हाँ संभाल बेटा, संभाल, ठीक है? हाँ आई पूरी रात गायब रहता ये लड़का। मैं परेशान हो चुकी हूँ इस लड़के से। मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तू ठीक है? हाँ ये ले पानी पी। ये ले, हाँ अरे पी ना। ठीक है? हाँ कहाँ था तू? हाँ कहाँ था? पूरी रात कहाँ था तू? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। दिन भर नशा करते हैं सारे, गुस्से में सबसे लड़ते रहते हैं। मैं क्या करूं? मैं कैसे संभालूं तुझे? मैं थक गई। हेलो सर, दिस इज अक्षय हियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सर आई एम प्रीति's fiancé। ओ हाँ यस बोलो अक्षय। सर कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। ये क्या बदतमीजी है ये? मुझे यहाँ पर क्यों क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे तो आपने मुझे ही मेरी बहन के कत्ल में फंसाने का प्लान बना लिया है। प्लान हमने नहीं, तुमने बनाया था, ताकि तुम्हें हाईवे वाली 5 करोड़ की जमीन गंवानी ना पड़े। हाँ सर ये बात सच, मुझे वो जमीन चाहिए थी, लेकिन मेरे पापा वो जमीन मेरी बहन प्रीति और उसके होने वाले पति को देना चाहते हैं। बस पर अब तो नहीं कर पाएंगे ना। कुछ भी कहो, तुम्हें 5 करोड़ का फायदा हुआ है ना। इंस्पेक्टर साहब अपनी हद में रहिए। आप किसी चोर चक्के से बात नहीं कर रहे, एक शरीफ इज्जतदार आदमी से बात कर रहे हैं। आप एक भाई से बात कर रहे हैं जिसने अपनी बहन खोई है।
और आप लोग उसके कातिल को ढूंढने में नाकामयाब साबित हुए। केस को उलझाने से अच्छा आप ये मान लीजिए ना कि आपकी पुलिस किसी काम की नहीं है, ताकि मैं खुद अपनी मेहनत से अपनी बहन के कातिल को ढूंढ के निकालूं और अपने हिसाब से सजा दूं उसको। अभी आपको हो गया तो क्या मैं जा सकता हूं प्लीज? नजर रखो इस पे, चिल्लाने से सच दब नहीं जाता। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है हमारे। पत्थर से कुचलने से पहले विक्टिम के सर पर किसी भारी लोहे की चीज से वार किया गया होगा। क्या ये हथौड़ी जैसी कोई चीज हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गन को एज अ वेपन की तरह यूज किया गया होगा। यानी कातिल के पास गन थी लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। क्या हो सकता है कातिल ने गन चलाई हो और गन चली ना हो, इसी वजह से कातिल ने गन की बट से वार किए इसके सर पर। क्वाइट पॉसिबल। समझ में नहीं आ रहा है, कातिल ने इतनी बेरहमी से मारा है मेरे को। कातिल का मकसद क्या? सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीति और अनिल दोनों के केसेस कनेक्टेड हैं। कैसे? प्रीति को गोली मारी गई। जी सर, लेकिन दोनों केसेस में गन का प्रेजेंस है। हालांकि जैसे आपने कहा अनिल के केस में शायद गन चली ना हो, लेकिन सर अनिल का गोल्ड ब्रेसलेट और पैसे गायब थे और प्रीति भी ज्वेलरी शॉप से निकली थी। लेकिन ज्वेलरी शॉप से पता चला है कि प्रीति ने उस दिन ज्वेलरी खरीदी ही नहीं थी, न ही उसके पास ज्वेलरी थी, न ही ज्यादा पैसे थे। इन दोनों केसेस को लिंक करे, अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। मेहता, प्रीति और अनिल इन दोनों केसेस को रिविजिट करो, शायद कोई कॉमन लिंक हाथ लग जाए जैसा कि तुम्हें अंदेशा है। सर सर प्रीति और अनिल के मर्डर केसेस के बीच का कॉमन लिंक मिल गया। जगदीप कोठारी। जगदीप कोठारी, कनेक्शन तेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तू और अनिल एक ही बीसी में पैसे भरते, प्रीति के परिवार के साथ तेरी पाटीदारी वाली दुश्मनी है और दोनों का मर्डर हो जाता है। सर ये इत्तेफाक है सर। इत्तेफाक? प्रीति के परिवार के साथ तेरी पुरानी दुश्मनी थी। जिस दिन प्रीति के साथ तेरा झगड़ा होता है, इत्तेफाक से उसी दिन प्रीति का मर्डर हो जाता है। जिस बीसी में अनिल पैसे भरता है, इत्तेफाक से तू भी उसी बीसी में पैसे भरता है। जिस दिन अनिल बीसी के पैसे उठाता है, इत्तेफाक से तू भी वहीं मौजूद होता है। तुझे पैसे उठाने का मौका नहीं मिलता, गुस्सा आता है तुझे, और जिस समय अनिल बीसी के पैसे लेकर जा रहा होता है, इत्तेफाक से अनिल का मर्डर हो जाता है। सर ये सच में इत्तेफाक है सर। हाँ, लेकिन सर जिस दिन अनिल ने बीसी के पैसे उठाए उस दिन प्रफुल्ल की और अनिल की बहस हुई थी, ना कि मेरी। कैसी बहस? हमारे बीच है ना लॉस। अपना 30,000 लॉस से मेरा 50,000, ठीक है? 80,000। मेरा धंधे में लॉस जा रहा है अनिल भाई, मुझे जरूरत है, प्लीज। जरूरत सबकी होती है प्रफुल्ल। अनिल भाई प्लीज आप। अरे प्रफुल्ल, धंधे में दया दिखाऊंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा? सारे जवाब पहले से सोच के आया था ना। सर अगर आपको मेरे बात का यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे बीसी होल्डर से कंफर्म कर सकते हैं। वो तो करेंगे ही। हर बार मुझे लग रहा है कि ये जगदीप हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, जाने दो इसको, नजर रखो इस पर और इसकी पूरी डिटेल्स निकालो, और प्रफुल्ल को भी बुलाओ। एक तो उसने आधी बात बताई है और आधी बात की भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। सर। प्रफुल्ल जी, हाँ? उस दिन आपने अनिल की सोच पे काफी रोशनी डाली थी, लेकिन आपने इस बात को अंधेरे में ही रखा कि जिस दिन बीसी खुलने वाली थी उस दिन बीसी को लेकर अनिल से आपकी बहस हुई थी। आपको गुस्सा आया और आपने अनिल की हत्या कर दी। आंसू बोलो जो साहब, मैंने अनिल को नहीं मारा। इतनी सी बात के लिए मैं मर्डर थोड़ी करूंगा। लेकिन इतनी सी ही बात आपने हमसे छुपाई थी। छुपाई थी नहीं साहब, बताना जरूरी नहीं समझा। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, जो बात तूने हमसे बतानी जरूरी नहीं समझी, अब बता दे। साहब सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं छुपाया, माता जी ना सम। इस लड़की को पहचानता है? नहीं साहब, कौन सी झोकरी? उन दोनों केसेस की फाइल मेरे टेबल पर रखो। हाँ सोनू बोल। अब एक गर्मा गर्म खबर है,
और तो ठंडी होने से पहले जल्दी बता। आप जगदीप की बहन एकता 1 साल पहले गांव से यहाँ आई थी। हाँ तो उस वक्त जगदीप ने प्रीति के भाई देव की खूब पिटाई की और आनंद फानंद में एकता की शादी कहीं और कर दी थी साहब। मैंने देव को पीटा था क्योंकि उसने मेरे बहन के साथ एकता के पेट में देव का बच्चा पल रहा था सर। दोनों ने किसी को बिना बोले अबॉर्शन करवा लिया। भैया 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 छोड़िए, भैया क्या कर रहे हैं, छोड़िए उसको। मेरी बहन जगदीप, अरे क्यों मार रहे हो इसे? इसने मेरी बहन के साथ। मैंने फौरन एकता को गांव भेज दिया और 1 महीने के बाद उसकी अहमदाबाद में शादी करवा दी। लेकिन बदले की आग तेरे सीने में धधकती रही। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब जगदीप ने ही किया है। उसके पास कई कारण थे प्रीति को जान से मारने के। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पास कारण थे। एकता के साथ अब भी टच में हो ना? हमने सब पता कर लिया है। जो भी करना जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हम। पुलिस प्रीति कोठारी और अनिल चुरासमा की हत्या के बीच में लिंक ढूंढ रही थी और दोनों ही मर्डर्स के तार कहीं ना कहीं जगदीप से जुड़ रहे थे। लेकिन इन कमजोर कड़ियों के बल पर किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना यह पुलिस के लिए संभव नहीं था। क्या वाकई में इन दोनों वारदातों में कोई कनेक्शन था? लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा दे पाती, एक और जिंदगी पर मौत अपनी दस्तक दे चुकी थी। पीछे करो इनको। सर मर्डर का पैटर्न सेम है। पीठ पे गोली चलाई गई है तो कार्ट्रिज भी मिसिंग है। हमने गोली की आवाज सुनी तो भागते हुए आए तो देखा श्रीधर भाई यहाँ पड़े हुए थे। तुम कैसे पहचानते हो इसे? सर वो क्या है ना सर जी, कुछ कमरे हैं इनके हमारे बस्ती में, अक्सर आया करते हैं भाड़ा लेने के लिए। आज भी आए थे। हाँ, और फिर भाड़ा लेके चले गए। अच्छा, जब तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी, भाग के यहाँ आए, तो किसी को देखा था यहाँ पे? हाँ साहब, एक औरत को भागते हुए देखा था। कौन थी वो? सर लाल साड़ी पहनी हुई थी पर ठीक से चेहरा नहीं देख पाया। तो श्रीधर मर्डर केस का भी सेम पैटर्न है। 0.9 mm की गोली से पीठ पे शूट किया गया। मेहता, पहली बार इन तीनों मर्डर्स में हमें किलर का कुछ क्लू मिला है। वो लाल साड़ी वाली औरत। मेहता, वापी में जितनी भी 0.9 mm कैलिबर की गन के लाइसेंस इशू हुए हैं, इन सब की डिटेल्स लिखो और जहां पर हमें श्रीधर की लाश मिली थी उसके आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। आई एम श्योर वो लाल साड़ी वाली औरत कहीं ना कहीं जरूर कैप्चर हुई होगी। जी सर। और सर फिलहाल मीडिया इस केस को काफी उछाल रही है। मेहता, ये लाल साड़ी वाली औरत वाली बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो किलर अलर्ट हो सकता है। मुझे नहीं लगता किलर यहीं तक रुकेगा। वो इस वक्त अपने अगले शिकार की फिराक में होगा, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए हम उसे धर दबोचना होगा। एकता, तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे इतना फ्रिक्वेंटली कॉल मत किया करो। पुलिस को अभी भी शक है मुझ पर। जल्दी ये सब सॉर्ट करो, मैं ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगी। एकता, सब सॉर्ट आउट हो चुका है, बस कुछ दिन और। सुनो, अब दोबारा फोन मत करना मुझे। जब काम हो जाएगा तो आई विल कॉल यू। ओके सर वापी में 9 mm कैलिबर के गन के टोटल 45 लाइसेंसेस सिविलियंस को इशू किए गए। सभी से बात हुई, एक के अलावा बाकी सभी के गन सेफ है। और ये गन किसके नाम पर है? किसी रमानंद नायक। 5 महीने पहले इसका गन चोरी हो गया था। चित्रानगर पुलिस स्टेशन में इसने कंप्लेंट भी लिखवाई है। गुड। हाँ जोशी बोल। सर क्या हाथ लगा? सर सीसीटीवी में एक झगड़ा कैप्चर हुआ है। मैंने अपने फोन में उसका फुटेज ले लिया। ये देखिए सर, ये जगह क्राइम सीन से 15 मिनट की दूरी पर है। उस लाल साड़ी वाली औरत का झगड़ा इस चाय वाले के साथ हुआ था। कौन थी वो औरत? औरत नहीं साहब, किन्नर था। किन्नर? जी सर, किन्नर। पर मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों मर्डर्स इस लाल साड़ी वाली किन्नर नहीं किए हैं।
श्रीधर के मर्डर स्पॉट से किन्नरों की बस्ती ज्यादा दूर नहीं है। एक काम करो मेहता, उस इलाके के सभी किन्नरों को राउंड ऑफ करो। मेरे जन्मदिन का इससे अच्छा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता। तेरे दी हुई लाल साड़ी और तू दोनों मेरे पास है। आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी। देख, मैं तेरे लिए पूरी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाएगी और तुझे मैं अपने हाथों से खिलाएगी। ले ले, मुंह खोल, मुंह खोल ना। कौन था तुम में से? कौन था तुम में से? किसने मारा है श्रीधर, प्रीति, अनिल को? देखो, जो कोई भी था तुम्हारी बिरादरी का था। जो भी सच है बोल दो, नहीं तो यहीं सड़ोगे सालों तक। साहब, हमने नहीं मारा साहब उसको, लेकिन साहब जैसा आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से जरूर उसको पद्मा ने मारा होगा। उसका उस दिन झगड़ा भी हुआ था श्रीधर से। श्रीधर भाई, पद्मा भाड़ू, मैं देती ना तेरे को, अगले महीने तेरे 4 महीने का हिसाब पूरा कर देगी मैं, सच्ची में। पिछले 4 महीने से पद्मा तू एक ही लाइन दोहरा रही है। पागल समझ के रखा है क्या? तू एक काम कर, मैंने चाबी आप अने मारू घर खाली कर। अरे कैसा करेगा तो मैं किधर जाएगी फिर? श्रीधर भाई, ऐसा नहीं करने का प्लीज। अरे नरक में जाएगा तू। चलेगा मेरे को। नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे तुझ पे, छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। अरे क्या चिकने सेठ, पीसीओ समझा है क्या? 2 रुपए देता है, अरे 5 रुपए तो दे। नहीं है। अरे कंजूस कहीं का, 5 रुपए देने में रो रहा है। पद्मा, तेरा ही नाम पद्मा है ना? हाँ साहब, नहीं पद्मा है। आने चल, साहब ने बुलाया, बात करनी है। अरे साहब, मेरा बोनी का टाइम है। आने चल, तेरी बोनी करवाते हैं, पकड़ो से। अरे साहब, पर साहब, मेरे को बंदूक चलाना आता तो मैं ताली मार के लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाती। ड्रामा बंद कर पद्मा, कोई फायदा नहीं है अब। सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हो चुका है, तू भी और तेरी ये लाल साड़ी भी। दिखाओ, देख। साहब, ये मैं नहीं है। मैं कहीं तो कोई किन्नर हो ही नहीं सकती, दावे से कहती है मैं। मतलब? साहब, हम लोग का एक तरीका होता है साड़ी पहनने का, श्रृंगार करने का, तैयार होने का। इसको देखो ना साहब, कैसे लुंगी के माफिक साड़ी पहना है। ये साहब कोई हमारी बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई किन्नर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तो उस चाय वाले से पूछूंगी क्या उसने वास्तव में किसी किन्नर को देखा था, या फिर कोई आदमी था जो औरत के भेष में था। और अगर उसको उसकी शक्ल याद है तो स्केच बनवाओ। जी सर। मैं तो एक किलर हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। तीनों मर्डर्स के लिंक और सारे सस्पेक्ट को फिर से टटोलो। क्राइम सीन से 10 किलोमीटर के रेडियस के एक सीसीटीवी को चेक करो और अपने खबरी सोनू को बोलो कि तीनों विक्टिम के पास की एक डिटेल चाहिए मुझे। वी कांट मिस एनीथिंग दिस टाइम। सोनू, इन तीनों विक्टिम्स के सारे राज खोद के निकाल, अपने सारे आदमी काम पे लगा दे। अपने पास टाइम कम है और काम ज्यादा। शक्ल याद है उसकी? थोड़ी बहुत याद है साहब। स्केच बना सकेगा? कोशिश कर सकता हूँ। रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गली मोहल्ले, कूचे, हर जगह इसके पोस्टर्स लगवाओ। इस किन्नर कम बेरुपये की खबर देने वाले के लिए 5 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर करो। अपने सारे खबरों को एक्टिव कर दो। क्लियर? यस सर। गो। सीरियल किलर किन्नर के बाद अब पुलिस उस बहरूपिये की तलाश में जुट चुकी थी जिसने पिछले 3 महीनों से पुलिस की नाक में दम कर दिया था। बहरूपिये की थ्योरी को एक शक्ल तो मिल गई थी, लेकिन पुलिस के लिए अब भी ये केस तलवार की धार पर चलने के बराबर था। जैन सर, सर हमारे 4000 पुलिस वाले दिन रात इस केस पे लगे हुए हैं। हमारे सारे खबरी भी लगे हुए हैं। सर इस केस को लेकर बहुत जल्द कोई बड़ी लीड हमारे हाथ लगी। यस सर, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। सर देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। प्लीज सर, मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दीजिए। 1 हफ्ते में या तो खूनी हमारे लॉकअप में हो गया या मेरा इस्तीफा आपकी टेबल पर। सो मेहता, कुछ मिला?
सर 3000 घंटों का सीसीटीवी फुटेज स्कैन किया, कुछ नहीं। मेहता, हमें जल्द से जल्द इस कातिल तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि किसी और को नुकसान पहुंचाए। आज रात तू मिलने को आ रहा है ना? चल माल निकाल। तीनों केसेस के सस्पेक्ट्स की लंबी लिस्ट में उस बहरूपिये की तलाश करती पुलिस को एक और चौंका देने वाली लीड मिली, जो दोबारा इस केस को एक नया मोड़ दे सकती थी। विशाल कुमार नाम है इसका। अहमदाबाद पुलिस को हमारे केसेस के अलर्ट भेजे थे, तो उन्होंने इस केस के बारे में बताया। 2 दिन पहले इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। सर इस केस में भी 0.9 mm कैलिबर के गन से शूट किया गया, लेकिन यहाँ पर 3 गोलियां चलाई गई, एक पाँव पर, एक छाती पर और एक। सर इस केस में भी बुलेट्स के कार्ट्रिजेस नहीं मिले। इसके अलावा हमारे केसेस से इसका कोई और कनेक्शन है? सर विशाल कुमार एक ज्वेलर था, नुकसान की वजह से इसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसके पास अचानक से बहुत पैसे आ गए थे और इसने 1 महीने पहले गाड़ी भी खरीदी। अचानक से इतना पैसा कहाँ से आने लगा था इसके पास? सर अहमदाबाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये आदमी मार्केट में बिना बिल की ज्वेलरी बेचता था। बिना बिल की ज्वेलरी मतलब चोरी की ज्वेलरी? प्रीति भी ज्वेलरी शॉप से आ रही थी। अनिल के हाथ से ब्रेसलेट, श्रीधर के गले से चैन भी मिसिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विशाल इस सीरियल किलर का पार्टनर इन क्राइम था? तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पर यह भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हो गया और सीरियल किलर ने विशाल को मार दिया। सर अहमदाबाद से ये पैकेट आया है, वहाँ की पुलिस को ये रुमाल क्राइम स्पॉट पे मिला था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो ये खुशबू इकलिप्टिस के इत्र की हो सकता है। हर बड़ी में कातिल से रुमाल वहीं गिर गया हो। सर अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद की इत्र मार्केट में हर जगह पूछताछ की है कि ये इत्र कहाँ से और किसने खरीदा था, लेकिन सर उनके हाथ कोई लीड नहीं लगा है। अहमदाबाद में सिर्फ 1 मर्डर हुआ है, बाकी के 3 मर्डर यहाँ वापी में हुए। हो सकता है ये इत्र वापी से खरीदा गया हो। इस तरह की सभी दुकानें जहाँ पर ये मेडिसिनल या हर्बल इत्र मिलता है, सबको स्कैन करो। आई एम श्योर इस कातिल का सुराग वहीं से मिलेगा। सर सर उस रुमाल पे जो इत्र लगा हुआ था वो किस दुकान से खरीदा गया ये पता चल गया है, और किसने खरीदा ये भी पता चल गया है। जी कहिए। पता चला है कि पराग इत्र वाले से आप हर महीने यूकेलिप्टस का इत्र खरीदती है। हाँ, लेकिन बात क्या है? किसके लिए? आपके लिए या अरे काय को दरवाजा क्या है? जी ये है मेरे हस्बैंड राजेश, इन्हीं के लिए मैं इत्र खरीदती थी। क्यों मारा सबको? क्यों? पैसों के लिए। पैसों के लिए साहब। गन कैसे चुराए? चोरी करने गया था साहब। गहनों के साथ गन भी मिल गई तो ले आया था। बाकी सबको गोले से मारा। अनिल को सर कुचल के क्यों मारा? एन मौके पर गन अटक गई थी सर। गन के बट से उसके सर पे वार करके उसको घायल कर दिया। लोगों को लूटने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए। किन्नर बनने की वजह? ये आइडिया मुझे श्रीधर के वक्त आया। श्रीधर को मारने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन पद्मा मेरे को बोली कि
भाड़े के वास्ते श्रीधर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। अरे कैसा करेगा तो मैं किधर जाएगी फिर? श्रीधर भाई ऐसा नहीं करने का। पद्मा के साथ क्या कनेक्शन है तेरा? प्यार करता है उससे? मैं नहीं, वो मुझे करती। मैं तेरे लिए पूरी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई और तुझे मैं अपने हाथों से खिलाएगी। ले ले मुंह खोल, मुंह खोल। मुझे तो बस अपनी किस्मत से प्यार है। पद्मा मेरे लिए लकी। जब से उससे जान पहचान हुई तब से आज तक कभी भी किसी भी चोरी में मैं पकड़ा नहीं गया। अब देखिए ना, 3 मर्डर होने तक हम लोग भी मुझे कहां पकड़ पाए। अनिल के पास बीसी के पैसे थे, हाथ में सोने की ब्रेसलेट थी। श्रीधर के पास रेंट के पैसे थे, गले में सोने की चेन थी। अब प्रीति को क्यों मारा? उसके पास तो कुछ नहीं था। उसको मैंने ज्वेलरी की दुकान से निकलते देखा। मैं शिकार की तलाश में था, नई नई गन हाथ लगी थी। सोचा क्यों ना इस्तेमाल करूं, इसलिए मैंने गोली चला दी थी। मैंने सोचा था उसके पास अच्छा खासा माल होगा, पर उसके पर्स में तो कुछ भी नहीं था। और जो ज्वेलरी उसने पहनी थी वो सब आर्टिफिशियल थी। और अहमदाबाद का वो विशाल, उसको क्यों मारा? वो तो पार्टनर था तेरा। विशाल के पास मेरा राज था। 5 लाख रुपए का इनाम था मुझ पर। और विशाल को इस बात की भनक पड़ गई थी कि सारे खून मैं ही कर रहा हूँ और उसे ज्वेलरी बेच रहा हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मेरी भी हट गई साहब, मौका देखने लगा मैं। और जैसे ही मुझे मौका मिला, डील का लालच देके उसको बुलाया, साले को मार दिया। लगता तो नहीं कि ये सारे मर्डर तूने सिर्फ पैसों के लिए किए। गरीबी क्या होती है साहब, आप लोग को नहीं पता। गरीबी? 11 साल का था मैं जब बाप मर गया था मेरा। अपने से छोटे 3 भाई बहनों को पाला है मैंने और खुद पढ़ाई की है। गरीबी की बात करता है। तेरे से ज्यादा गरीबी देखी होगी मैंने, और मैंने ही नहीं, मेरे जैसे और ना जाने कितनों ने। उन्होंने मर्डर किए, चोरी की। मर्डर करने के बाद काटेज उठा के ले जाता था। कहां से आया आइडिया तुझे? क्राइम शो देखकर। क्राइम शो देखकर तूने ये नहीं सीखा कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, पुलिस उस तक पहुंच जाती है। राजेश गाला सिर्फ पैसों के लिए लोगों की हत्याएं करता था। उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। पुलिस को संदेह है कि राजेश इन चारों के अलावा और भी हत्याओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस राजेश से पूछताछ कर रही है और उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। भागो भागो तुम लोग यहाँ से, जल्दी जाओ, जल्दी भागो, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, भागो भागो तुम लोग यहाँ से, जल्दी यहाँ से, जल्दी भागो, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अम्मा बस हुआ अभी, अब हमसे और ना हो पाएगा। तुम जबरन सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी हो। कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। अभी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए, 27 के हो गए, लेकिन शादी के बारे में सोच तक नहीं सकते। बस पैसा छापने की मशीन बन के रह गए। अम्मा मनीष बच्चा नहीं रहा अभी, उसकी उम्र में हम सारे घर का जिम्मेदारी उठा लिए थे। अब हमसे उस निकम्मे की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। पंकज बेटा, हम तुम्हारा तकलीफ समझ रहे हैं, पर तुम भी पुरानी बातों को भूलने का कोशिश करो बेटा। और हम कहाँ तुमको शादी के लिए मना कर रहे हैं? तुम्हारे अलावा उसका कौन है? अम्मा ये सब ज्ञान तुम उस निकम्मे को काहे नहीं देती, हमें समझाती रहती हो। अम्मा बस फोन रखिए अभी, हम बाद में फोन करते हैं आपको। ए दीपू, अब कहाँ चल दिए? चुपचाप ट्यूशन निकलो, नहीं तो हम तुमको लतिया देंगे। अंकिता को देखो, घंटों पहले ट्यूशन चली जाती है। एक तुम हो लाट साहब बने फिर रहे हो। हाँ तो अंकिता जाए तो जाए, हम नहीं जाएंगे चिरकुट के पास। पढ़ाता कम, बकैती ज्यादा झाड़ता है। ई देखो, नालायक का बस्ता भारी। तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि अगर दीपू ट्यूशन नहीं जाएगा ना तो हमको फोन करके बोलना। अरे अंकिता गई तो है, एक का पढ़ना काफी नहीं है का?
अरे वो लड़की है, उसके पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा होगा? और तुम लड़के हो, तुम पढ़ लिख लोगे तो हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनोगे। अरे पढ़े लिख के भी तो बैठेंगे पापा की दुकाने पे, वो तो अभी बैठ रहे हैं। पढ़ लिख के कौन सा मील खुलवा देंगे हमारे लिए? काय के लिए फिजूल में मेहनत करवा रही हो अम्मा, और चाहे कुछ भी कर लो, पास वास तो हम होंगे नहीं। चुपचाप किताब उठाओ और ट्यूशन निकलो। किशोर, किताब का देख रहे हो? ट्यूशन जाओ ना, लेट हो रहा है। कहाँ लेट हो रहा है? 4:30 ही तो बजे, निकल ही रहे थे। दीपू, अरे सर ने जो चैप्टर 4 का होमवर्क दिए थे, कर लिए तुम? अबे कैसे करते, हमारे बुक में चैप्टर 4 तो है ही नहीं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वो लड़की का नंबर है क्या तुम्हारे पास? हमारे पास का अब तुम मांग लेना। नहीं, ये देखो लंपट लोग बाहर ही मिल गए। कोई लड़की वड़की फंसाया हो या किताब हाथ में ले ली बस चक्कर ही काट रहे हो? अरे कहाँ मनीष भैया, सब फालतू है यहाँ पे। जब देखो किताब में घुसी रहती हैं, घास भी नहीं डालती। वो नहीं, तुम दोनों फालतू। अरे एकदम यूजलेस है। अरे एक लड़की नहीं फंसाया जाता तुमसे? हट, तुम हमारा मार्केट भी खराब कर दोगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? चल बाहर निकल। 1000 बार बोला है तुमको, ट्यूशन सेंटर पे मत आया करो। अगर ये बंद हो गया ना तो खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले जिंदगी झंड की हो हमरी, अब और क्या चाहते हो? अरे भैया, जिंदगी में एक गलती क्या कर दी है, पूरा जिंदगी भर कोसोगेगा? अरे हमें भी यहाँ शौक नहीं आने का, काम था तो आए थे। काम और तुम्हें? हाँ, नहीं हो सकता का? 2000 रुपये चाहिए, दे दो। इसको काम नहीं डिमांड कहते हैं। स्कूल जाते तो पता होता तुमको। फिर वही पढ़ाई वढ़ाई का रोना मत रो, पैसे दो और जाने दो, वरना यहीं बच्चों के सामने धरना दे देंगे। 2000 नहीं है हमारे पास। सो बस। कैसा भाई हो यार तुम? और तुमको भाई के नाम में शर्म आता है? इतना पढ़ लिख के भिखारी तुम। चुप करके निकलो यहाँ से। अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगली बार नहीं करेंगे। सुना नहीं? तुम लोग बाग में टहलने निकले हो? हाँ, क्लास में नहीं आओगे। आज बताते हैं तुमको आतिशबाजी किसको कहते हैं। अगर रॉकेट बना के नहीं उड़ाया ना तो कहना। सर, रॉकेट बनाने से पहले जरा सोच लीजिएगा, कहीं रॉकेट के साथ साथ घर का खर्चा भी ना उड़ जाए। कहाँ चली लाल परी बन के? तुम्हारे दिल पर कब्जा करने। दिल तो पहले ही कब्जा लियो, उसका जान लोगी। वो भी ले लेते। दीपू, किशोर, तुम दोनों को जो चैप्टर 4 का होमवर्क दिए थे वो निकालो। कैसे निकाले सर, जब किए ही नहीं है? काहे नहीं किए? हम किताब खोलकर देखे तो चैप्टर पर फटा हुआ था हमारी किताब में। अच्छा, और तुम? सर, हम किए थे, पर हमारी अम्मा है ना, हमारी अम्मा ने हमारे नोटबुक से होमवर्क फाड़कर उसमें रोटी बांधकर पापा को दे दी। अब हम क्या करते? ये चुटकुले सुनाना बंद करो और आगे आकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। चलो आ। अब ये तो नाइंसाफी है ना सर। अब होमवर्क आपकी मर्जी का था तो सजा तो हमारी मर्जी की होनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम क्लास के बाहर चले जाते हैं। बेस्ट। चल। हे रुको, चुप करके अपनी जगह पर बैठो। बहुत होगी तुम दोनों की बदतमीजी।
वरना आज ही तुम्हारे माँ बाप को बता देंगे। ये दोनों क्लास में आते नहीं है, और आते हैं तो ऊपर से बदतमीजी करते हैं। बोल दो, इसमें आप ही का नुकसान है। आज जेब से कम 700 रुपए तो निकले, अगली बार 7 रुपए भी नहीं निकलेंगे। जीतू, माफी मांगो सर से। गुरु भगवान के समान होता है ना। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से हमको भी पढ़ना पड़ता है। हम तो चले, चल किशोर। बाय सर। अब ये खतरनाक खेल हमको बंद करना पड़ेगा। बहुत जोखिम है इसमें। अरे मरे भोले बलम, वो मजा ही क्या जिसमें जोखिम ना हो। अच्छा, और ये मजा किसी दिन सजा ना बन जाए। तो दिन भर हमारी आंखों के सामने रहती हो तुम, काम दाम पे तो मन लगता नहीं हमारा। भैया को पैसे की जरूरत, कहाँ से ला के दे? हम तो अपना फोन तक रिचार्ज नहीं करा पाते। कल कितना दिल करा था तुमसे बात करने का, क्या करें। रुको जरा। अरे क्या कर रही हो तुम? हमें नहीं चाहिए। अभी इतना ही है, बाकी जुगाड़ बाद में करती हूँ। नहीं दे रहा है? आ रहे क्या मंदिर का घंटा उठा जो बजा जा रहे? उड़ के आए दरवाजा खोलने। अरे बात का है, काहे इतने गर्म हो रहे हो तुम? गर्म काहे नहीं हूँ, 3 महीना हो गया तुम्हारे इस कामचोर भाई को यहाँ पे रहते हुए, अभी भी मेहमान बना पड़ा हुआ है। बर्तन देखो कैसा जूठा पड़ा हुआ है, घर देखो कैसा एकदम अस्त पड़ा हुआ है। इसको कुछ मतलब ही नहीं है। आज से या तो किराया देगा या तो घर से बाहर जाएगा। आधा किराया दे रहे हैं तुमको। आधा किराया क्या होता है? 3 आदमी रहता ना यहाँ पे, तो किराया भी 3 आदमी बटेगा बस। काहे चिल्ला रहे हो? अरे फुल वॉल्यूम में भी हमको कमेंट नहीं सुनाई दे रहा है। देख लो तेवर, देखो लाट साहब के। आज बर्तन धोने का बारिश का था ना, फिर भी बर्तन जूठा पड़ा हुआ है। हिंदी तो ठीक से आता नहीं है, अंग्रेजी में कमेंट्री सुन रहे हैं। चलो उठो उठो, नहीं तो लते आ देंगे। अम्मा अगर हमको तुम्हारा ध्यान रखने को बोली है तो तुम्हें भी यहाँ काम करने के लिए भेजी है, ऐसे बड़े बड़े बिस्तर तोड़ने को नहीं। पहले ही हमारी जिंदगी खराब की है तुम, ऊपर से तुम्हारा किराया भर रहे हैं, तुम्हारा पेट भर रहे हैं। अब साला जान लोगे क्या हमरी? देख लो कैसे अभी भी सोच की तरह बैठा हुआ है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का साला। गाली किसको दिए बे? तुम्हारे बाप का खाते का हम। अरे बाप का बच्चा बोल रहा तू। अरे संदीप, अरे छोड़ो उसको बना। अरे नहीं, इसका जबान बहुत चल रहा है। अरे संदीप शांत। हेलो पंकज बेटा, कैसे हो? खाना खाए? खाना मार खाए हैं तुम्हारे इस लाट साहब के चक्कर में। अम्मा तुम अभी फोन रखो, हम इसको इंसाफ दिलाते हैं। साला कैसा बड़ा भाई हो तुम? ये तुम्हारा रूममेट तुम्हारे सामने हमको पीट रहा है और तुम हमारी चुगली कर रहे हो। अरे तू ऐसे बड़ा भाई पे। अभी तुम हम पे थूक रहे हो, हम पे थूक रहे हो तुम। साला औकात देखा है अपना। साला हमारा जिंदगी बर्बाद की है। और मत भूलो, तुम्हारे खाने से लेके तुम्हारी चड्डी तक का खर्चा हम उठा रहे हैं, और हम पे थूकोगे तुम। तुम तीनों अभी का भी अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। रूम खाली चाहिए अभी का भी। पर पांडे सर हुआ कहाँ है? हुआ कहाँ है ये हमसे पूछ रहे हो? ये साला रोज रोज का तुम्हारा झगड़ा परेशान करके रख दिया हमें। और ये आज विंडो का कांच तोड़ दिए। 15 मिनट का टाइम दे रहे हो तुम्हें। ए जी सुनते हो? क्या है? सुनो ना जरा। हाँ बोलो। घर खाली रहेगा, दूसरे किराएदार आने में टाइम लगेगा, पैसों का नुकसान तो हमारा ही होगा ना। रहने दो ना उन्हें। चुप रहो, सिखाया तुम्हें नफा नुकसान। जाओ नीचे। 5 मिनट हो गया है, 10 मिनट में चाबी हाथ में चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं, समझे? पापा, आप जो सर को घर से निकाले हो, इस बात का बदला वो हमसे ट्यूशन में लेगा। हम जाएंगे नहीं इसके ट्यूशन में पढ़ने। चुप रहो, ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, जाओ अंदर। साहब
साहब हमारा बड़ा भाई पंकज 2 दिन हुआ साहब गायब है। बैठो, क्या हुआ? साहब उसका फोन भी बंद आ रहा है, हम सब जगह खोजे, वो कहीं नहीं मिल रहा। अम्मा को भी फोन किए बलिया, वहां भी नहीं गया साहब। अब 2 दिन हो गया, पता नहीं कहाँ गायब है, और घर से सामान लेकर भी नहीं निकला। सामान लेकर नहीं निकला मतलब? तुमको बताया नहीं कहाँ जा रहा है? बताया तो नहीं साहब, अगर वो बताता तो हम उसको खोजते ना। काम क्या करता है तुम्हारा भाई? वो ट्यूशन क्लास चलाता है और खुद भी पढ़ रहा है, कोरेस्पोंडेंस से MSc कर रहा साहब। और तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? साहब 2 दिन पहले, जब वो घर से कहीं जा रहा था तैयार होके। आज तो दुखी आत्मा बड़ी खुश है। कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। चलोगे? तो तुम दोनों भाई साथ रहते हो? जी साहब, हमसे अलग एक रूममेट भी रखे भैया। वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ कंप्लेंट लिखवाने? साहब वो शहर से बाहर गया, वो होता तो भी नहीं आता साहब। हम फोन किए तो उसको, बोले भैया गायब है। तो बोला तुम्हारे भैया, हमें काहे परेशान कर रहे हो? क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? साहब वो सुरेश थोड़ा ऐसे आदमी है, 24 घंटे खोपड़ी गर्म रहता है उसका। वो भैया से भी उसका ताना तानी चलता रहता है, पता नहीं किस बात से भैया से वो खुन्नस खाए रहता है। पंकज और सुरेश के बीच में तनातनी किस बात को लेकर थी? तनातनी का तो मालूम नहीं साहब, पर सुरेश भैया पे खूब किलपता था, जैसे भैया उसको जमीन छीन ली हो। पंकज की फोटो और बाकी डिटेल्स दे दो, अगर उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं इन्फॉर्म करेंगे। और ये जो सुरेश है, जैसे ही वापस आए उसे यहाँ पुलिस स्टेशन आने को कहो। जी साहब। साहब भैया को जल्दी ढूंढिएगा। अजीब बात है सर, इसका भाई गायब हुआ है, लेकिन परेशान या दुखी होने की बजाय ये घबराया हुआ ज्यादा दिख रहा है। देखते हैं इसकी घबराहट का क्या रीजन है, लेकिन सबसे पहले पंकज की डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन में शेयर करो। हॉस्पिटल्स भी चेक करना, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। और पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, फोन ट्रैक करो उसका। हाँ अम्मा, अरे अम्मा हम गए थे पुलिस स्टेशन। अम्मा जरा 1 मिनट रुकोगी? ये सुरेश का है? फोन क्यों नहीं उठा रहा वो हमारा? पता नहीं कहाँ है। तुमको कुछ पता भी रहता है? दिन भर बैठे बैठे ऊँगते रहते हो यहाँ। पंकज मिश्रा एक छोटे शहर का साधारण सा लड़का, मैथ्स की ट्यूशन चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। यह साधारण सा दिखने वाला लड़का अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश में हर जगह, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से पंकज की कोई खबर नहीं मिलती। पुलिस पंकज मिश्रा का फोन ट्रैक कर रही थी, लेकिन गायब होने के बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पर 2 दिन बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। भैया सुनिएगा, ये फोन बेचने का है और थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा, हमें निकलना है। सर, पंकज के फोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। उसका फोन थोड़ी देर पहले स्विच ऑन हुआ था। किसी ट्रक के क्लीनर ने उसे बेचने की कोशिश की थी। उस क्लीनर को पकड़ लिया गया है और उसे यहाँ क्वेश्चनिंग के लिए लाया जा रहा है। चल बोल भाई, क्या मजबूरी थी? क्यों बेच रहा था फोन? साहब वो हमको, क्योंकि वो फोन तेरा नहीं था, पंकज मिश्रा का था, और हम उसके फोन का IMEI नंबर ट्रैक कर रहे थे। अब ये बता, फोन मिला कहाँ से? साहब हम तो माल दे के आ रहे थे साहब। साहब हम ट्रक के पीछे सोए हुए थे, हमें पेशाब लगा तो हम उस्ताद को बोले गाड़ी रोकने के लिए। जब हल्के होके निकले तो ये फोन ट्रक के पीछे भरा हुआ था। कहाँ रोका था ट्रक? साहब उस्ताद ने गाड़ी यहाँ रोकी थी और मैं पेशाब करने उधर गया था। इसका मतलब है टेम्पो में फोन इस तरफ से फेंका गया होगा, क्योंकि अगर कोई उस तरफ से आता तो ये उसे देख लेता। ये पूरा एरिया चेक करो, अगर ये सच बोल रहा है तो यहाँ कुछ मिलना चाहिए।
आंखें निकाली गई हैं सर, और बॉडी काफी सड़ चुकी है। पंकज ही लग रहा है। भैया, ये तो मेरा पंकज भैया है। अम्मा, अम्मा भैया को किसी ने मार दिया। इसका मर्डर बहुत बेरहमी से किया गया है। एक आदमी ने इसके पैर पकड़े हैं और दूसरे ने छाती में चढ़कर से गला काट दिया। आप बता सकते हैं इसका मर्डर कब हुआ होगा? 4-5 दिन पहले। और हाँ, इसकी आंखें मरने के बाद नहीं, जब ये जिंदा था तब निकाली गई हैं और उसके बाद इसका गला काटा गया है। मतलब कि मर्डरर इसे मारना नहीं बल्कि तड़पा के मारना चाहता था। निकला है बिल से बाहर, मार दी हमारे भैया को। अरे ऐसा मारा कि उसकी आंख तक बाहर निकल रहा है। क्या किए थे? ज्यादा बौरा मत समझे। अब बौरा कर हमारे ऊपर मत डालो, हम यहाँ पे थे ही नहीं। छोड़ जाओ अपने आप को। अजीब इत्तेफाक है ना, इसका रूममेट पंकज गायब हुआ और तभी ये शहर में नहीं था। सर इसमें हमारा कोनो हाथ नहीं है सर। ये चोट कैसे लगी? वो सब मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो ठोक दिए थे गलती से किसी को, तो सब मिलके कूट दिए हमको। कमाल है। एक और इत्तेफाक। काम क्या करते हो? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, फिल्म दिखाते हैं लोगों को। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? पंकज को कैसे जानते? सर हमको किराए पे रूम चाहिए था, तो ब्रोकर मिलवाया था हमको। तो ब्रोकर बोला कि साथ में मिलके रूम ले लो। उसके बाद सब ठीक चल रहा था सर। फिर ये आ गया रहने के लिए। इसके चक्कर में हमारा पंकज से लगभग रोजे लड़ाई होता था, और एक बार तो मकान मालिक आधा रात को हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। जब अकेले थे तो ठीक था, आधी रात में सड़क पर ला दिए हो तुम। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं तुमसे, प्यार से निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार मार के तुम्हें निकाल देंगे। और तुम क्या थूकोगे बे हम पे? अरे हम थूकते हैं तुम जैसे भाई पे। थू जाओ यहाँ से। और तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी कहानी पे विश्वास कर लें? तुम्हारी पंकज से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो, तुम्हारा शहर से बाहर होना, ये चोट वोट लगना सब सच है ना? हाँ सर, हम सब सच बोल रहे हैं सर। सर ये सुरेश झूठ बोल रहा है। पंकज उसका रूममेट था, उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया, जीते जी उसकी आंखें निकाली गई, और ये सब पता होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई अफसोस तक नहीं दिखा। सर इस सुरेश ने पंकज को मारा है, और सुरेश के चोटों के निशान किसी बाइक के एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। मर्डर करते वक्त पंकज ने जो खुद को बचाने की कोशिश की होगी, ये चोटें उसे तब लगी होंगी। लेकिन सौरभ ये भी याद रखो कि अगर सुरेश ने पंकज के साथ कोई दुश्मनी पाल भी रखी थी तो भी ये काम किसी एक आदमी का नहीं है। ऐसा क्या हुआ होगा सुरेश की लाइफ में जो पंकज को पता चल गया? और अगर अफसोस की बात करें तो अपने सगे भाई की बॉडी को इस हालत में देखकर मनीष की आंख से एक आंसू तक नहीं टपका, और आज सुरेश को देखकर इमोशन और गुस्सा दोनों आ गए, यहां तक कि उसने सुरेश का गिरेबान पकड़ लिया। सर हो सकता है ये इमोशन, ये गुस्सा हमें दिखाने के लिए हो। करेक्ट, अब तुम सही जा रहे हो। मनीष और सुरेश इन दोनों की कुंडली निकालो। सर, पंकज के कॉल रिकॉर्ड से तो कुछ खास मिला नहीं। फैमिली के अलावा उसे ज़्यादातर कॉल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के आए। और हाँ, उसे लास्ट कॉल मुन्ना चौधरी के फ़ोन से किया गया था, जिसके बच्चे पंकज के ट्यूशन में पढ़ते हैं। हमें एक बार पंकज की ट्यूशन क्लासेस में पढ़ने वाले सभी बच्चों से बात करनी चाहिए। सौरभ, पायल, हमें पंकज के पुराने मकान मालिक से भी एक बार बात करनी होगी। ये पता लगाना होगा कि ऐसा क्या हुआ था जो रातों रात उसने इन्हें घर से निकाल दिया। अरे निकालते नहीं तो क्या करते? रोज रोज घर में लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़। उस दिन तो खिड़की का कांच तोड़ दिए। इतना परेशान किए कि किशोर के बाबा ने सुरेश से अपना बिजनेस बंद कर दिया। कान पकड़ लिए उसके बाद कि आज के बाद किसी बैचलर को अपना घर किराए पे नहीं देंगे। हाँ सर, ये नंबर तो हमारे नाम पर ही है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हमारा बेटा दीपू इस्तेमाल करता है। हाँ सर, हम फोन किए थे पंकज सर को ये जानने के लिए कि ट्यूशन का फीस कब जमा करना है। दीपू और किशोर पंकज सर को बहुत परेशान करते थे। रोज उनके चिल्लाने के, गुस्सा होने के बाद भी उनकी क्लास छोड़ के चले जाते थे। तो दोनों उल्टा सर को ही धमकी देते थे कि बता दीजिए आपकी आमदनी कम होगी। वो लोग इस बात का खूब फायदा उठाते थे कि सर को पैसे का जरूरत था ना। हाँ साहब, हम सुरेश के धंधे में पैसे लगाए थे। हमको तो लगता है कि पंकज भी धंधे में उसका पार्टनर था। एक दिन वो दोनों किराया देने आए थे, तब सुरेश ने हमको डील ऑफर किया था। अरे बहुत बढ़िया ऑफर दे रहे हैं आपको पांडे जी। इतना प्रॉफिट होगा कि किराया तो आपको चिल्लर लगेगा, छोटी लागत ज्यादा मुनाफा। अब बाकी तो आप पूरे गांव में फेमस हैं। प्रणाम सर। प्रणाम किशोर, होमवर्क कर लिए तुम? जी, वो तो ट्यूशन से आते ही कर लिए थे। अभी तो आगे की पढ़ाई कर रहे थे। टेस्ट रखेंगे अगले हफ्ते। रख लीजिए।
हमें कौन सी देनी है? देखो, रिस्क लेने से हम डरते नहीं हैं, लेकिन पता तो चले कि धंधा क्या है। धंधा अंधा छोड़िए ना, आप बस नोट गिनने का तैयारी कीजिए। क्या है ना पांडे जी कि जब लक्ष्मी जी सामने से आती है तो ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इतना बोल रहे हो तो चलो तुम्हारा भरोसा करके कुछ पैसा लगा देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सुरेश ने बढ़िया मुनाफा कमा कर दिया। हमने तो अपने दोस्त मुन्ना चौधरी के पैसे भी इन्वेस्ट करवा दिए। फिर मुन्ना की बिटिया अंकिता से पता चला कि सुरेश का धंधा क्या है। बाबा, दीपू और किशोर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। वो जो सुरेश है ना, वो इनके उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। ये ट्यूशन छोड़ के उसके यहाँ गंदी पिक्चरें देखने जाते हैं। और सुरेश, कुछ नया वया लाए हो मार्केट में या फिर वही पुराने वाले से खेल रहे हो? बेटा आज खेल भी नया है और पैसा भी। मालो लाए हो कि नहीं? छुट्टे रखो सुरेश भैया, मजे करो। पढ़ाई लिखाई पे तो तुम्हारा दिमाग लगता नहीं, फालतू चीज में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। फालतू चीज में जब हमें पता चला कि सुरेश हमारे ही पैसे से हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद करने का धंधा कर रहा है, तो हमने बिजनेस से हाथ खींच लिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बैठ बैठ बैठ, इंटरवल होने वाला है। ऐसे हमारी फिल्म बनाता नहीं तो सर बता रहे, सब बता रहे। हम लड़का लोग के स्कूल के बाहर वो ब्लू फिल्म पार्लर चलाते हैं। पंकज को तेरे इस बिजनेस के बारे में पता था? सर अब कुछ नहीं किया है सर, हम सच कह रहे हैं सर। जो पूछा है उसका जवाब दे। पंकज को तेरे इस बिजनेस के बारे में पता था? हाँ सर पता था। पैसे का जरूरत तो तुमको है, और हम जो बिजनेस बता रहे हैं ना तुमको, उसमें कम लागत है और बढ़िया मुनाफा है। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा पैसा मिलाओ और नोट छापो, और उसके बाद वो जो तुम्हारा कामचोर भाई है उसका कोनो टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अपना जिंदगी अपना मर्जी से जियोगे तुम। तूने उसे डील समझाई और उसने तुझे धमकी दी कि तेरे अवैध धंधे के बारे में पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। हम जानते हैं सुरेश, पिछले 12 साल में 12 धंधे कर चुका है, सब में लॉस हुआ है तुझे। यह अकेला बिजनेस था जिसमें तुझे फायदा हुआ, जो पंकज की वजह से खतरे में था। इसीलिए तूने पंकज का मर्डर किया और उसे सबक सिखाने के लिए जीते जी उसकी आंखें निकाली। और हमें पता है यह काम तूने अकेले नहीं किया, कोई शामिल था तेरे साथ। बोल कौन था वो? बोल। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। कौन धमकियों के दिया था वो हमको? सौरभ, पंकज को पैसों की जरूरत तो थी, हो सकता है उसने इन्वेस्ट किया हो और बाद में बिजनेस की किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो। पंकज की बैंक डिटेल्स चेक करो, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो सामने आ जाएगा, और हो सकता है उससे पंकज के मर्डर का सच भी सामने आ जाए। तो तुम दोनों ने सुरेश के बिजनेस में पैसा लगाया था? बताए तो थे। जब हमें पता चला कि सुरेश का धंधा कर रहा है तो हम धंधे से हाथ खींच लिए थे। सर, अंकिता से जब हमको पता चला कि मुनाफे के लालच में सुरेश जो हमारे बच्चों के साथ उनका जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है, तो हम दोनों ने उसके धंधे से अपना पैसा वापस ले लिया। अच्छा मुनाफा कमाया तुम दोनों ने, लेकिन जब ये बात पंकज को पता चल गई तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया। इसलिए तुम दोनों ने सुरेश के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। पर पंकज ऐसा क्या जानता था, क्या देखा उसने जो तुम लोगों ने उसकी आंखें निकाल ली, वो भी उसके जिंदा रहते? नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं किए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि ये लोग अपने लिए कोई खास फिल्म बना रहे हो, और वो खास फिल्म बनाते हुए पंकज ने इन्हें देख लिया, और इसीलिए इन लोगों ने पंकज की आंखें निकलवा ली। कहाँ चल रहा है? पुलिस वाले होंगे आप, हम भी कोई फालतू आदमी नहीं है। देखिए सर, बिना वजह हम लोग को उलझाइए मत, नहीं तो जो आपका वर्दी है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। तो भी ठीक, अब जब वर्दी खतरे में पड़ ही जाएगा
तो क्यों ना तुम लोगों को सबक ही सिखा दे। सर हो सकता है आधी रात को घर से निकालने का प्लान इन तीनों ने मिलकर बनाया हो, ताकि सारा का सारा शक मनीष पर आए कि उसी ने पंकज का मर्डर किया है। वरना उसे उसी रात क्यों निकाला? क्योंकि पांडे की बीवी ने तो बताया था कि झगड़े तो आए दिन होते थे। पॉसिबल है, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें मनीष पर भी नजर रखनी चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर किया हो। हमने पहले भी जमीन, लड़की या किसी और मामले में ऐसे केसेस देखे हैं। और वो कौन होगा जिसने पंकज को इतनी बेरहमी से मारने में मनीष का साथ दिया होगा? सर हो सकता है बच्चों ने उसका साथ दिया हो, पढ़ाई या पंकज की धमकियों से बचने के लिए मर्डर कर दिया हो उसका। जहां एक तरफ पंकज के घर वाले पंकज की मौत का शोक मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंकज के कत्ल के संदिग्ध सुरेश झा, दीपक पांडे और मुन्ना चौधरी बेल पर पुलिस की रिमांड से बाहर आए। पुलिस के पास पंकज मिश्रा के कत्ल के मकसद और संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट थी। पंकज का भाई मनीष मिश्रा अहम संदिग्ध था। उसके अलावा सुरेश झा, दीपू चौधरी, किशोर पांडे, दीपक पांडे और मुन्ना चौधरी सभी शक के दायरे में थे। पर बावजूद इसके पुलिस के पास इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। साधारण से दिखने वाले इन मध्यम वर्गीय संदिग्धों ने पुलिस के लिए एक चक्रव्यूह रच दिया था, जिसे भेद पाना पुलिस के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। अम्मा, हम पक्का तो नहीं कह सकते, पर हमें लगता है हमें समझ आ रहा है पंकज सर के साथ क्या हुआ होगा। क्या बोल रहे हो तुम? हमको जरा समझा। सब बताएंगे, बस एक बार हम पक्का कर ले कि हम जो सोच रहे हो वो सही है या नहीं। हम आते। अरे किशोर, जा कहाँ रहे हो वो तो बता। हम आते हैं, रात के खाने तक लौट आएंगे। साहब, इतना बोल के किशोर जो घर से निकला लौटा ही नहीं। बोल रहा था पंकज सर के बारे में कुछ जानता है। हमें बहुत डर लग रहा है साहब, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमारे बच्चे को ढूंढ निकालिए साहब। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। साहब हमारे बच्चे को ढूंढ निकालिए, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा। ये केस तो सॉल्व होने की बजाय उल्टा उलझता जा रहा है। पहले पंकज गायब होता है, उसका मर्डर होता है, फिर किशोर गायब होता है, जिसके पास पंकज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी और जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो पंकज के मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। सर मैंने इंक्वायरी की है, ये बात सच है कि किशोर और दीपू पंकज को परेशान करते थे, क्लास बंक करते थे, उसे धमकी देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात की वजह से वो उसका मर्डर कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें पंकज की ट्यूशन क्लासेस के बच्चों से एक बार फिर बात करनी चाहिए। हो सकता है किशोर जो बात अपनी माँ को बताने वाला था वो ट्यूशन क्लासेस के किसी बच्चे को बताई हो। पंकज सर के लिए तो किशोर ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि वो अंकिता को बहुत पसंद करता है। खाली अंकिता को क्या मैडम, वो तो हम पे भी बहुत लाइन मारता है। देख तुम्हारी भाभी। कौन कहेगा ये स्कूल के बच्चे आज फिर बैठे हमें ताकने। कॉलेज से आते हैं तो लेट काहे हो गया? तुम ज़्यादा उड़ो मत, अपने काम से काम रखो। अरे तुमको निहारना ही तो काम है हमारा। ट्यूशन भी हम तुम्हें देखने ही तो आते हैं, पर वो साला चिरकुट है ना, वो चिल्लाता बहुत है। इसलिए हम आइडिया लगाए कि अब से हम तुम्हारे कॉलेज के बाहर आएंगे तुम्हें देखने के लिए। हमारे छोटे भाई के दोस्त ना होते ना तो ऐसा थप्पड़ मारते ना कि यहीं फफल जाते। किशोर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ एकदम जिगरी। फिर तो तुम्हारे जिगरी ने तुम्हें ये भी जरूर बताया होगा कि वो तुम्हारे पंकज सर के बारे में क्या जानता है। कुछ बताया तो नहीं, पर जिस दिन गायब हुआ उस दिन कुछ बताने आ तो रहा था, पर वो आया नहीं। हम बहुत इंतजार किए उसका। वो तो तुम्हें सब बताता है ना, फिर तो ये बात भी बताई होगी कि वो तुम्हारी बहन अंकिता को पसंद करता है। क्या? नहीं, वो कभी बताया नहीं हमको। और तुम काहे नहीं बताई हमको? साले चोर चोर पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। अबे तुम तो वही हो, तुम ही से हम बाइक खरीदे और तुम ही हमारी बाइक चुरा रहे हो। चलो तुम थाने चलो। अब बताते हैं सर। साहब पहले हम लोग मोटरसाइकिल बेचते हैं, बेचने के जब पैसे मिल जाते हैं
तो उसको फिर चुरा लेते हैं, तो दूसरे ग्राहक को बेच देते हैं। इस तरह हम एक ही गाड़ी को ना अलग अलग कई ग्राहकों को बेच देते हैं सर। तेरे अलावा और कौन कौन है इस बाइक चोरी के गैंग में? बोल। तीन लोग हैं सर। शहर में सेकेंड हैंड बाइक बेचकर खुद उसे चोरी करने वाला गैंग हाथ लगा है। इस गैंग के सरगना का पंकज मर्डर केस से कनेक्शन सामने आया है। किसका? ये सर। साहब रुकिए तो, बताइए तो इसने किया क्या है? बाइक चुराता है ये, बाइक चोरी के गैंग से जुड़ा हुआ है। बर्बाद कर दिए है। अरे पंकज के पास भेजा था ताकि तू इंसान बन सके। अरे वो दिन रात मेहनत करता था कि किसी तरह तुम्हारे पाप धुल जाए। तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से वो फंसा। कौन सी गंदी हरकत? और पंकज किसके और कौन से पैसे चुका रहा था? कहा बताए, 2 साल पहले भी इसने एक कांड किया था। अरे खुद से बाहर नहीं निकलेगी। दरवाजा खोल दो। अरे ये क्या किया तुमको शर्म नहीं लगा? लड़की को छेड़ दे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हम। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये लोग हमको जान से मार डालेंगे, हमको जेल में डाल डालेंगे, अम्मा हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया हमको बचा लो, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम। मार तोड़ देंगे तुमको। पंकज देख, तू बड़ा भाई है। हाँ, इससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। बेटा तू इसको लेकर निकल। अरे ये है राक्षस जैसी औलाद पैदा करने वाली महारानी। इसके किए का सजा हम दोनों को भुगतना पड़ा। लड़की के परिवार ने मामला दबाने को और पुलिस में ना जाने का 5 लाख रुपया मांगा। पंकज ने कहां से कर्जा लिया और उनका पैसा दिया। फिर वो यहाँ आ गया काम की तलाश में। तब से अब तक पाई जोड़कर वो इसका कर्जा उतार रहा था, लेकिन इसको शर्म नहीं आया। तू तो कुछ गलत नहीं किया ना हमारे पंकज के साथ? नहीं अम्मा, हम लाख बुरे सही, पंकज हमारा बड़ा भाई था। हम उसके साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। बाइक चोरी का धंधा भी हम इसलिए कि भैया का हाथ बटा सकेंगे। चल तेरी अच्छाई थाने में चल के देखेंगे। चल। साहब तुम तीनों कब से चोरी कर रहे हो? आप बस वो 1 महीने से साहब। पंकज को तुम्हारी इस बाइक चोरी के बारे में पता चल गया था, इसलिए तुम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। और किशोर को इसलिए मार दिया क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि तुमने पंकज के साथ क्या किया। अब बताओ, किशोर के साथ क्या किया तुमने? उसे भी मार दिया। और मनीष तू तो किशोर का दोस्त था ना, बच्चे को भी तू अपनी तरह बनाना चाह रहा था, अंकिता को पटाने में उसकी मदद कर रहा था। नहीं साहब, हम तो उस किशोर के मजे लेने जाते थे। वो अंकिता बहुत जोर अड़काती थी उसे। सब हम सच कह रहे हैं, हमने भैया को नहीं मारा और हम ना ये जानते कि किशोर कहाँ गया। सब हमारा गलती इतना सा है बस कि हम किशोर की माँ के साथ अफेयर किए थे। वो हमने नहीं किया था साहब, वो खुद हमारे पास आई थी। हम उन्हीं के घर में किराए से रहते थे ना। जब कोई नहीं होता था तो वो बहाना बनाकर आ जाती थी, तो हम भी थोड़ा। सर ये तो इस केस में नया ही एंगल जुड़ गया। सर क्या ऐसा हो सकता है कि पंकज के मर्डर और किशोर के गायब होने के पीछे मनीष और शालिनी का ही अफेयर रीजन हो? सौरभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मनीष हमें गुमराह करना चाहता हो, वरना अचानक सामने से आकर खुद अपने अफेयर की बात क्यों बताता? और अगर पांडे को उनके अफेयर की बात पता चल गई थी तो वो पंकज को इतने बुरे तरीके से मारने और अपने खुद के बेटे को गायब करवाने की बजाय मनीष और शालिनी को मारता। खैर इस एंगल को भी देखते हैं। तुम एक काम करो, पांडे की बीवी शालिनी को बुलाओ, देखते हैं क्या कहती है। सर, हमने सबकी बैंक डिटेल्स चेक की है। एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पंकज ने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की है, वो भी पूरे 20,000 रुपए की। क्या? पता लगाओ क्या खरीदा उसने। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऐसे कुछ नहीं था। वो मनीष हमारे साथ जबरदस्ती किया था साहब। आप कह रहे हैं कि मनीष ने आपके साथ जबरदस्ती की थी, जबकि उसका कहना है कि आपने उसे उकसाया था। मनीष सब बक चुका है। किशोर को आपके और मनीष के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए आप दोनों ने मिलकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया। किशोर को कुछ मालूम नहीं था, उल्टा वो तो मनीष को पसंद करता था, उसके जैसे बनने की कोशिश करता था। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम काहे मारेंगे? कारण है आपका और मनीष का रिश्ता। प्यार और वासना में फंसकर लोग बड़े से बड़ा जुर्म कर सकते हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं।
सर, पंकज ने ऑनलाइन कोई ज्वेलरी मंगाई है। क्या? उसकी माँ तो कह रही थी कि पंकज पाई पाई जोड़कर कर्जा उतार रहा था। शादी प्यार मोहब्बत, इसके लिए ना तो टाइम था ना ही पैसा। डिलीवरी ट्रैक की? जी सर, ऑलरेडी ट्रांजिट में है। कल सुबह तक उसके घर पे डिलीवरी हो जानी चाहिए। पंकज की माँ को इन्फॉर्म करो, जैसे ही वो पार्सल उनके घर पे आए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आए। ये पंकज मिश्रा घर है? जी। आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ। उनका पार्सल है, पैसे ऑनलाइन पे हो गया। तो ये वजह थी पंकज के साथ वो दरिंदगी करने की, उसकी आंखें निकालने की। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग हमारी बिटिया को? इसने किया क्या है बताएंगे आप लोग? सर, हमारी बिटिया पढ़ने लिखने वाली लड़की है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुआ है। आखिर इसने किया क्या है? लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बिठाओ सबको अंदर। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे चलिए। अरे ये पंकज ने तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्यों? सर, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अगले हफ्ते हमारा बर्थडे है। हमारे बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए खरीदे होंगे। वो हमको एक बार बोले भी थे कि हमारे लिए कुछ खास गिफ्ट खरीदे। इतनी सी बात पूछने के लिए आप पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बना दिया। अरे इतना बात तो आप वहां भी पूछ सकते थे ना। अब तो आपको पता चल गया कि इसने कुछ नहीं किया। अब तो हम जा सकते हैं ना। चलो अंकिता, बस कीजिए। और कितना नाटक करेंगे आप लोग? यही लोग मारे हैं पंकज को। ये तीनों मिलके मर्डर किए उनका। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हम कहीं मिल नहीं सकते थे, हम कहीं बात नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम हर रोज 2 घंटे पहले ट्यूशन चले जाते थे, सबसे पहले। देखो अंकिता, जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो हम भी तुमसे बहुत करते हैं, पर क्या करें, कुछ चीज़ों को लेकर फंसे हुए हैं। उसी के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर बिना चीज़ें ठीक हुए तुम्हारे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वो कभी नहीं मानेंगे। जब तक हम नहीं चाहेंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चुपचाप घर चल। बाबा बहुत गुस्से में थे और जब हम सुने तो हम भी सुनने रह गए। उसका हिम्मत कैसे हुआ हमारी बहन को हाथ लगाने का? पापा हमको बोले कि वो पंकज से मिलना चाहते हैं। ठीक है, रोना धोना बंद कर और उसे बुला मिलने के लिए। यहाँ नहीं, बाहर। यहाँ पर आएगा तो 4 लोग बात करेंगे। हम पापा की बात सुनकर इतना खुश हो गए कि हम सोच ही नहीं पाए कि बाबा हमें क्यों बोल रहे हैं कि दीपू के फोन से पंकज को कॉल करने के लिए, और काहे उन्हें रात को बुलाने के लिए बोला। हेलो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? किशोर के साथ क्या हुआ? उसे क्या पता था? साले, तुम हमारे दोस्त हो क्या हमारी बहन को छेड़ोगे? बेटा सुधर जाओ, नहीं तो रगड़े जाओगे। और तुम जानते हो अंकिता के आसपास भी कोई दिखा ना, हम उसे जिंदा गाड़ देंगे। खाली बोल नहीं रहे, कर भी देंगे, समझे? तो तुमने उस दिन झूठ कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि किशोर अंकिता को पसंद करता है। हाँ। और ये भी झूठ था कि जिस दिन किशोर गायब हुआ वो तुम्हारे घर पहुंचा नहीं। हाँ, क्योंकि वो आया था
और पूछ रहा था हमसे कि अंकिता के आसपास अगर कोई दिखा तो हम उसे जिंदा कर देंगे। ये बात कितनी सच है? और वो हमसे ये भी पूछ रहा था कि पंकज सर को कहीं हम ही तो गायब नहीं किए, लेकिन हम दोनों को बात करते हुए हमारी अम्मा सुन लेती है और अम्मा घबरा गई कि कहीं ये बात जाके वो पुलिस को ना बता दे। अरे दीपू, अरे हमको छोड़ दो, हमें कुछ दीपू, अरे क्या कर रहे हो? अरे दीपू, 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 दीपू। घबराहट में हम बक्से में तो उसको बंद कर दिए। उसके बाद से हमको कुछ सूझा ही नहीं रहा था, पर इतना हम समझ गए थे कि उसको जाने नहीं देना है। पंकज एक पढ़ने लिखने वाला होनहार लड़का अपनी मां की मांग और दबाव के कारण कभी 2 मिनट सुकून के भी नहीं जी पाया। यह सही है कि घर के बड़ों को छोटों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा और कुछ नियम बहुत जरूरी हैं जो कि पंकज की मां समझ नहीं पाई और मनीष को पंकज पर लाद दिया। इससे अच्छा तो यह होता कि वो इतना दबाव मनीष पर बनाती जिससे वो खुद अपने जीवन की अहमियत समझता और उसे सफल बनाने की ओर ध्यान देता, बजाय आवारागर्दी और जुर्म की तरफ जाने के। अगर हर फैसला इस कदर सही होता तो हालात अलग होते। जैसे पंकज ने एक थोपा हुआ फैसला लिया कि वो मनीष की ज्यादतियां सहेगा और एक नाबालिग लड़की अंकिता से संबंध बनाए। जैसे मुन्ना चौधरी ने फैसला लिया कि गैर बिरादरी का गरीब लड़का उनका दामाद कभी नहीं हो सकता। जैसे दीपू ने फैसला लिया कि वो पंकज के कत्ल में भागीदार होगा। इन सभी गलत फैसलों ने कहीं किसी मासूम की जान ली तो कहीं किसी को अपराधी बना दिया, जिसके कारण पंकज और किशोर अपने आसपास के लोगों और जान पहचान वालों की वजह से आहत हुए और मारे गए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।